वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आप जो वीडियोस के लिए प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि सब लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जर्मनी आने के लिए जो प्रोसेस है उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो हियर इट इज। सो मैं अभी जो क्रोनोलॉजी बताऊंगी एग्जैक्टली वही फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, बट मैंने उस क्रोनोलॉजी से किया था तो मैंने उस हिसाब से बस लिख के रखा है। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी, जो भी साइट्स के बारे में बताऊंगी, उन सारे के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे हैं और यहाँ पे मैं आपको उसका ऑन एन एवरेज रेट जो भी होगा या फिर जो पैसे फीस आपको भरनी पड़ती है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो हमारी सबसे पहली स्टेप होगी पासपोर्ट। तो ऑब्वियसली बहुत लोगों के पास ऑलरेडी पासपोर्ट होगा, जिनके पास नहीं है वो तो बना ही लेंगे क्योंकि आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हो। तो सबसे इजी और सिंपल प्रोसेस है, बस आपको ऑनलाइन जाना है, वो एक फॉर्म भरना है, वो जो डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उसके बाद हमें एक डेट दी जाएंगी। तो हमें उस डेट पे जाना है सेंटर पे, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, बेसिक सा छोटे मोटे सवाल पूछेंगे, छोटा सा इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दो ऑप्शन रहते हैं, या तो पुलिस घर पे आती है या फिर मोस्टली आपको आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तो मैं भी हमारे नज़दीकी पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ पे वो बस अपने डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक करेंगे एंड यू आर गुड टू गो। और ये पूरे प्रोसेस में आप अराउंड 15 to 20 डेज लेके चलो कि आपको अपॉइंटमेंट कब की मिलती है। और उसके बाद एक बार अपॉइंटमेंट हो जाए उसके बाद 7 से 15 दिन में आपका पासपोर्ट घर पे आ जाएगा। मैंने एक्चुअली 15 मंथ्स पहले पासपोर्ट बनाया था, तब वो 1500 रुपए था। आई गेस अभी भी वो सेम ही है, मैंने रिसेंटली अभी जाके देखा तो आई थिंक इट इज द सेम। तो पासपोर्ट हो गया, तो अगली स्टेप है, वो हम स्टेप में कैलकुलेट नहीं करेंगे, विच इज अबाउट रिसर्च, क्योंकि रिसर्च आप पासपोर्ट से पहले भी कर सकते हो, आप बाद में भी कर सकते हो। तो मुझे बैचलर्स के बाद का जो टाइम था वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना था। मेरा जुलाई में बैचलर्स खत्म हो रहा था और मुझे नेक्स्ट विंटर इंटेक के लिए यहाँ पे आना था, तो मैंने उस हिसाब से मेरा प्लानिंग किया था। तो आपको जिस इंटेक में जाना है, जिस सेमेस्टर में जाना है, आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो मैं आई हूँ 3rd ईयर, मतलब मेरे 7th सेमेस्टर के मार्क्स के साथ। मेरा 8th सेमेस्टर नहीं हुआ था जब तक मुझे एडमिशन मिल चुका था जर्मनी में। सो मैं जब बोल रही हूँ कि मैंने 3rd ईयर में प्रोसेस शुरू किया था, मतलब मेरा 6th सेमेस्टर खत्म होने के बाद आई अप्लाइड फॉर द ट्रांसक्रिप्ट। सो दो आई केम विथ माई मार्क्स ऑफ 7th सेमेस्टर, मुझे इन्होंने कहा था डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, बट जैसे मैं पुणे यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ तो ये पूरा प्रोसेस होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं था। तो मैंने यहाँ के कॉलेज को बताया मेरी सिचुएशन क्या है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया और उन्होंने कहा कि प्रोविजनल डिग्री पे भी एडमिशन हो जाएगा, बट आपको आगे जाके ओरिजिनल डिग्री भी सबमिट करनी पड़ेगी। और यही सेम सिचुएशन मैंने पुणे यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन किया और उनको रिक्वेस्ट करके मेरा प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट थोड़ा सा जल्दी मंगवा लिया। सो बाय द एंड ऑफ जून और मे बी मिड जुलाई मेरे पास मेरा प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट था, तो मैंने वो भी सबमिट कर दिया था। तो फिर आपको जब आपके पास रेडी है कि आपको कौन से सेमेस्टर में जाना है, आपको कौन से इंटेक के लिए जाना है, तो आप उस हिसाब से ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करोगे। तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के पुणे यूनिवर्सिटी में पैसे नहीं लगते हैं, पर ट्रांसक्रिप्ट के लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी और व्हाट कॉस्टिंग आई पेड वाज, इट वाज 180 रुपीज पर ईयर। इस हिसाब से आपको ट्रांसक्रिप्ट पड़ती है। तो जितने आपके पास अभी तक एग्जाम्स हो चुके हैं उनकी सारी ट्रांसक्रिप्ट आप लेंगे, सो आपको वो करना है। सो आपका जो अगला खर्चा होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्ट का, वो आप अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से और आप जितने साल के ट्रांसक्रिप्ट बना रहे हो उस हिसाब से होगा। पुणे यूनिवर्सिटी में इट इज 180 रुपीज पर ईयर। यस, सो अभी आपके ट्रांसक्रिप्ट हो गए, आपका पासपोर्ट हो गया, तो अब आते हैं IELTS एग्जाम पे। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ टोफिल एक्सेप्ट करती है, कुछ IELTS करते हैं, पर मैंने खुद IELTS किया था और मैंने जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किया था वो IELTS के थ्रू किया था। सो आई वुड गो विद दिस। सो आपका 6.5 से ऊपर बैंड आना चाहिए मिनिमम, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम सारी यूनिवर्सिटीज़ की। और जब मैंने IELTS दिया था, जो कि था जनवरी 2024 में, तब उसका प्राइस था 16,250 रुपीज़। बट आप मान के चलो कि ये जो प्राइजेस है वो 500 to 1000 रुपीज़ के हिसाब से हर 2 से 3 महीने में बढ़ते रहते हैं। तो अभी के लिए जो IELTS का प्राइस है वो 17,000 रुपीज़ है, जो मैंने लास्ट चेक किया था। आप सारे प्राइसेस एक बार चेक कर सकते हो, मैं बस आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ सारी कॉस्टिंग का। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी IELTS। और याद रखिए IELTS और टोफिल के एडमिशन के लिए या फिर एग्जाम देने के लिए आपको पासपोर्ट कंपलसरी होता है, वहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलता है, तो आपको आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज अ पासपोर्ट सबमिट करना होता है। सो IELTS इज अ कंपल्शन, क्योंकि आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में आओगे जर्मनी में। बट अगर आप चाहो या फिर आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसका अगर क्राइटेरिया हो तो आपको जर्मन सीखनी ज़रूरी है। आपको नॉर्मल बातों के लिए भी जर्मन आना अच्छा है, ज़रूरी है।
तो उस हिसाब से ये जो कॉस्टिंग है ये ऑप्शनल है, बट मोस्टली सिचुएशंस में वो कंपलसरी हो जाएंगी अगर आपकी यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है तो। सो मैं यहाँ पे कोर्स और बुक का प्राइसिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ऑप्शनल होता है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा कि आप कहाँ पे कोर्स कर रहे हो, कौन सी बुक्स यूज कर रहे हो, तो ये आपका पर्सनल चॉइस है। बट एग्जाम्स के लिए जब मैंने ये एग्जाम्स दी थी तब मुझे A1 की पड़ी थी 7,600 रुपीज़ की और A2 पड़ी थी 10,000 रुपीज़ की। ये भी कॉस्टिंग एवरी 2 to 3 मंथ्स चेंज होती रहती है, अराउंड 900 रुपीज़ के हिसाब से थोड़ा सा हाइक है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ये कॉस्टिंग मेरे टाइम की थी और मैंने मेरा A1 दिया था मई 2023 में और मैंने A2 दिया था सितंबर 2024 में। तो उस हिसाब से ये कॉस्टिंग थी और अभी के लिए जो कॉस्टिंग है वो A1 की है 9,400 रुपीज़ और A2 की है 10,600 रुपीज़। एंड आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर गोइथे एग्जाम्स, क्योंकि गोइथे एग्जाम्स जो है वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, तो आपको मतलब वो ऐसे काम चलाओ सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे गोइथे से। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, आप अपनी जर्मन प्रोफिशिएंसी प्रूव कर सकते हो गोइथे सर्टिफिकेट्स के थ्रू। तो अब हम आते हैं हमारी अगली स्टेप पे, स्टेप 4 में भी अगर आपने जर्मन एग्जाम्स नहीं दिए हो और अगर जर्मन एग्जाम्स दे रहे हो तो स्टेप 5। बट मैं ये बोलूँगी कि ये क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं करनी है, तो ये स्टेप जो है आप IELTS एग्जाम के पहले भी कर सकते हो और IELTS एग्जाम के बाद में भी कर सकते हो। और याद रखना IELTS एग्जाम 1 या 2 साल के लिए वैलिड होती है। जो एग्जैक्ट नंबर है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, आई नीड टू रिकन्फर्म दैट। तो उस हिसाब से आपको एग्जाम्स भी देनी है, बहुत जल्दी देके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बाद में जाके एक्सेप्ट नहीं होगी। तो फिर जब APS की बात कर रही थी मैं, तो APS हमारी जो एजुकेशन है उसको ऑथराइज करता है या फिर एक बार रिकन्फर्म करता है थ्रू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ जर्मनी। तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको पोस्ट करनी पड़ती है या फिर आप दिल्ली में जो ऑफिस है उनके गेट पे जाके दे सकते हो। आप किसी भी ऑफिशियल से मिल नहीं सकते हो, आपको या तो गेट पे जाके देना है या फिर पोस्ट करना है। तो मैंने पुणे से डॉक्यूमेंट्स पोस्ट की थी, वो लगभग 1 हफ्ते में पहुंच गई थी और फिर मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो आपको बस सिंपली जाना है APS के वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है, वो आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको एक एनवेलप में सील करके पोस्ट करनी है। वहाँ पे आपको लिस्ट देंगे, वहाँ पे आपको लिखना है कि आपने कौन सी डॉक्यूमेंट भेजी है और वो पोस्ट कर देनी है। फिर बाद में जब आपको उनको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगी, आपको एक मेल आ जाएगा, आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और अगर आप लकी हो तो 1 महीने में, अगर आप नहीं लकी हो तो कुछ और दिन लगेंगे, पर आपका EPS सर्टिफिकेट आपके घर पे आ जाएगा। आई गेस अभी उन्होंने ऑनलाइन भेजना शुरू कर दिया है, यू डोंट गेट द हार्ड कॉपी, आपको मेल पे आता है पर वो डिजिटली सिग्नेचर्ड रहता है। सो दिस वाज अ स्टेप। तो अगर आपको IELTS का रिजल्ट भी मेंशन चाहिए आपके APS सर्टिफिकेट पे, तो आप IELTS के बाद करिए या फिर पहले करिए। मैंने IELTS से पहले APS सर्टिफिकेट बनवा लिया था मेरे 6 सेमेस्टर के रिजल्ट्स पे। हमारा जो नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना, यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना। तो आप यहाँ पे 2 तरह से अप्लाई कर सकते हो। एक तो है हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक नहीं बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का डायरेक्ट पोर्टल होता है, तो आप उनके पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। या दूसरा होता है यूनी असिस्ट के थ्रू। आपको पता होगा कि यूनी असिस्ट एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, फिर यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है। अगर हम उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे होते हैं तो उस हिसाब से हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है और जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस आगे हो जाता है। तो यूनी असिस्ट के लिए जो खर्चा है वो स्टार्ट होता है आपका जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगा यूनी असिस्ट थ्रू, क्योंकि वहाँ पे सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर आपको एक जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। तो उसके लिए आपको लगता है 75 यूरोस। तो उस हिसाब से जो 75 यूरोस का यूरो टू INR चल रहा होगा उस हिसाब से वो कॉस्टिंग लगेगी आपकी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है 75 यूरोस का और उसके बाद हर एक एप्लीकेशन आपका होगा 30 यूरोस का। फिर आते हैं यूनिवर्सिटी के पर्सनल पोर्टल्स पे। तो मोस्टली जो प्राइवेट पोर्टल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो या तो आपको डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने के लिए बोलेंगी जर्मनी को, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी प्राइवेट पोर्टल पे भी पैसे लेती है। तो वो अराउंड 70 यूरोज 30 यूरोज जैसे जो यूनिवर्सिटी है उस हिसाब से वो होता है। तो आप जितने एप्लीकेशंस करोगे तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी फ्री यूनिवर्सिटीज है एप्लीकेशन के लिए, कितनी पेड है, कितनी यूनी असिस्ट पे है और कितनी प्राइवेट पोर्टल पे, और वो अपना इंडिविजुअल कॉस्ट रहेगा जितनी यूनिवर्सिटीज को आप अप्लाई कर रहे हैं। अभी आपको एडमिशन भी मिल चुका है, तो अब आता है सबसे बड़ा खर्चा जो कि होता है ब्लॉक अकाउंट। तो ब्लॉक अकाउंट क्या है बेसिकली कि जर्मन गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप यहाँ पे आते समय एक बड़े स्लॉट में पैसा लेके आओ और उस स्लॉट में से थोड़ा पैसा हम आपको हर महीने देंगे, जिससे आपका रहने खाने का, बाकी रेंट वगैरह का सारा खर्चा निकल जाएगा। तो वो होता है 11,900 यूरोस और उसमें से 992 यूरोस पर मंथ आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो किसी भी चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो, एप्लीकेशन फीस हो, यूनी असिस्ट हो या फिर अभी ब्लॉक अकाउंट हो, तो वो डे टू डे चेंज होगा जिस हिसाब से यूरो टू INR कन्वर्जन चल रहा है। सो ब्लॉक अकाउंट के पैसों
उसके लिए आपके पास 2 वेज है, या तो आप लोन ले सकते हो, एजुकेशन लो। प्लीज आई वुड सजेस्ट यू कि पर्सनल लोन ना ले, भले ही वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिले या फिर जल्दी मिले या फिर उसका प्रोसेस कितना भी इजी हो, पर्सनल लोन ना ले। उससे अच्छा है आप एजुकेशन लोन ले ले, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एंड सेकंड है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी सेविंग्स है और आपको वही कैरी फॉरवर्ड करनी है जर्मनी के लिए, तब आपको आपके पेरेंट्स से एक सैंक्शन लेटर या फिर एक स्पॉन्सरशिप लेटर लेना पड़ेगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं मेरे बच्चे को पैसे भेजता रहूंगा और मैं इतने पैसों का ऑलरेडी अरेंजमेंट कर रखा हूँ। सो दैट्स हाँ, तो मेरे केस में जो यूरो टू INR कन्वर्जन करने के बाद आई पेड समवेयर अराउंड 11,53,000। तो अभी उसमें जो जो रेमिटेंसेस का एजेंसी अपन यूज कर रहे हैं उस हिसाब से या फिर उस दिन का रेट, उनके जो चार्जेस होते हैं वो सारे मैटर करते हैं। बट इसके अराउंड कुछ मैंने पैसे इसके लिए दे दिए थे, और मैंने जो ब्लॉक अकाउंट यूज किया था वो एक्सपैट्रियो का था। सो अगर आपको भी एक्सपैट्रियो के ब्लॉक अकाउंट से आपका जर्मन एजुकेशन फंड करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप वहां से जाके ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और फिर उसके बाद अभी अपना ब्लॉक अकाउंट भी बन गया, एप्लीकेशन भी आ गया, और सबसे डिफिकल्ट पार्ट है जो कि है एक स्टूडेंट वीजा मिलना जर्मनी के लिए। सो अगला और हमारा लास्ट स्टेप है इस सारे प्रोसेस में, जो कि है वीजा। तो वीजा का जो चेकलिस्ट है उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है, ये ब्लॉक अकाउंट का कैसा आपको जो एक प्रूफ देना पड़ेगा, एक तो डिसबर्समेंट लेटर हो सकता है, या फिर एक्सपैट्रियो का जब पैसे पहुंच जाते हैं तो वो एक कंफर्मेशन देते हैं, तो वो कंफर्मेशन होता है। वो सारे चीजें लेके आपको वीजा ऑफिस जाना होता है। बट वीजा ऑफिस जाना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए और आपको एडमिशन लेटर आ जाए, इमीडिएटली अप्लाई फॉर वीजा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है जर्मनी का वीजा मिलने के लिए। और फिर आप जैसे ही अप्लाई करोगे आपको वो एक डेट देंगे, अगर आप लकी हो, आपके पास विंडोज ओपन हो इंटरव्यू के लिए, तो आपको फटाक से डेट मिल जाएगी, वरना आप वेटिंग लिस्ट में चले जाओगे। और फिर वेटिंग लिस्ट जब भी आपका टाइम आएगा वो आपको मेल भेजेंगे कि आप अपने स्लॉट्स बुक कर लो, वहाँ पे स्लॉट बुक करना है। अगर आप चाहो तो प्रीमियम लाउंज ले सकते हो, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए, कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हो या फिर आप लेट पहुंच जाओ, कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ों में असिस्टेंस मिलता है। मैंने खुद लिया था प्रीमियम लाउंज, इसलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ, बट कंपल्सन कोई नहीं है इस चीज़ का। फिर आप वहाँ पे जाओ, आपका वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, वहाँ आंसर्स दे दो एंड यू आर गुड टू गो। तो अभी आते हैं वीज़ा के खर्चे पे। तो वीज़ा का जो पैसा है वो है 75 यूरोस। तो अभी फिर से ये चीज़ है कि यूरोस टू INR कन्वर्जन डे टू डे चेंज होगा, बट 75 यूरोस इज अ कांस्टेंट फॉर जर्मन स्टूडेंट वीज़ा। और प्रीमियम लाउंज का होता है वो 2500 रुपीज़ इन INR, वो एक्स्ट्रा होता है, पर ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको वो प्रीमियम लाउंज लेना है या नहीं। दैट इज अ ऑप्शनल कॉस्ट। सो अभी तक जो मैंने सारे जो कॉस्टिंग बताए हैं वो थोड़े से 1500 कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो प्लीज़ वो माइंड मत कीजिए। सारी जो मैंने वेबसाइट्स बताई है सारी की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप प्लीज़ वो गो थ्रू कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो पूछिए। और ऑब्वियसली सारा वीज़ा वगैरह मिलने के बाद जो आपका जो लास्ट एंड द बेस्ट खर्चा रहेगा वो रहेगा आपके फ्लाइट टिकट्स। तो फिर अपने हिसाब से कर दीजिए। आई फील वेरी बैड टू से कि अभी विस्तारा बंद हो चुका है, क्योंकि विस्तारा यूज टू गिव यू द मैक्सिमम वेट अलाउंस या फिर लगेज अलाउंस। मैं लिटरली 32, 23, 10 + 7 इतना लगेज अलाउंस लेके आई थी, पर अब भी फिलहाल ऐसी कोई भी एयरलाइंस नहीं है जो इतना अलाउंस देती है। ऑब्वियसली आप खरीद सकते हो, आई गेस 23 kgs यू गेट समवेयर अराउंड 18,000 रुपीज़। तो उस हिसाब से आप वो ये सारे पर्सनल चॉइसेस है कि आप कौन सी एयरलाइंस ले रहे हो, कितने लगेज ले रहे हो, बट आपका पूरा कॉस्टिंग का या फिर जर्मनी आने से पहले के खर्चे आपके खत्म हो गए आपके फ्लाइट टिकट पे। सो या दैट्स इट फॉर माई वीडियो टुडे। अगर आपको और कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और जो मैंने अभी तक सारे स्टेप्स एक्सप्लेन की, वो सारी स्टेप्स का स्टेप बाय स्टेप जो डेमो होगा या फिर फॉर्म कैसे भरना है, वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है, यूनिवर्सिस पे क्या क्या करना है, उन सब के अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी बता दीजिए, मैं आपको उसके लिए भी गाइड कर दूंगी। सो या सी यू।